बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.8 जो कि टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज़ से रिलेटेड है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो क्या होता है उसके मुतालिक बताया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप तमाम लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एक्सरसाइज 2.9 में आपके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उनमें पहला टॉपिक आपका है स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, टर्निंग पॉइंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ये क्या चीज़ें हैं। दीज 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिफरेंशिएशन। सम टाइम तो इनकी डेफिनेशंस आपको पूछ ली जाती है 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में, और अगर डेफिनेशन नहीं भी पूछता तो ये आपका समझ रहे हैं इस चैप्टर का बहुत बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है। 2.9 एक्सरसाइज आप तब तक अच्छी तरह कॉन्सेप्ट के साथ नहीं कर सकते जब तक आपको ये 4 चीज़ों की डेफिनेशन ना आती हो, ठीक है। तो इसमें इन चारों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं इन चारों चीज़ों को आपको ग्राफिकली समझाने की पहले कोशिश करता हूं कि आपको अगर ग्राफिकली ये तलाश करना हो कि स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है या टर्निंग पॉइंट कौन सा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करते हैं वो देखें। ये मैंने यहाँ पर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ स्टेशनरी पॉइंट्स की, तो स्टेशनरी पॉइंट को आपने अगर मिसाल के तौर पर इन चारों में तलाश करना हो तो क्या है, तो स्टेशनरी पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन ना तो इंक्रीज़ करता है ना डिक्रीज़ करता है। अभी मैं प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा आपको, पहले आप सुनते जाएं। स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का जहाँ पर फंक्शन ना तो इंक्रीज़ करता है ना डिक्रीज़ करता है। अब इसमें लफ्ज़ इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने इसलिए कहा कि लास्ट लेक्चर को आप अच्छी तरह जाकर पहले देखें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो ना तो फंक्शन इंक्रीज़ करे ना डिक्रीज़ करे, ठीक है, उसे आप उस पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और स्टेशनरी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करें ग्राफ के ऊपर, ठीक है, तो वो टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सही है। तो अब यहाँ पर इस बात को ज़रा गौर से देखिएगा, इस ग्राफ में गौर से करें, इस ग्राफ को गौर से देखें। इसमें आपको एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट का मतलब ये है कि इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजरने वाली लाइन, ठीक है, इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजरने वाली लाइन को आप टेंजेंट कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा कर लें, आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर लें, आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर लें, ये जो तीनों टेंजेंट हैं आप गौर करें, ये लाइंस ग्रीन लाइंस जो कि मैंने यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा की हैं, ये टेंजेंट लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। दीज 3 टेंजेंट लाइंस आर एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जिन पॉइंट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर ये पैरेलल हैं, इन पॉइंट से पास कर रही हैं, तो ये तीनों पॉइंट आपके पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी आपके पास एक स्टेशनरी पॉइंट है और ये भी आपके पास क्या है, एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो इस कर्व के ऊपर आपने देखा कि 3 टेंजेंट हैं, 3 पॉइंट हैं जो स्टेशनरी पॉइंट हैं, ठीक है। अगर आप पहले वाले ग्राफ में देखें तो यहाँ पर जो आपको स्टेशनरी पॉइंट नज़र आएगा वो ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन। इस ओरिजिन के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट कोई और नहीं है, वो टेंजेंट खुद एक्स एक्सिस है। हियर टेंजेंट इज एक्स एक्सिस पासिस थ्रू, और वो जो टेंजेंट है पास कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 से, यानी ओरिजिन से।
तो इस कर्व के लिए जो टेंजेंट है, इस कर्व के लिए जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, ओरिजिन है यहाँ पर। और इसमें अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन अब लिख लेते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। पहली बात यहाँ पर एक आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि स्टेशनरी पॉइंट जो है वो हमेशा आपकी डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए वो, यानी फंक्शन बजाते खुद उसके ऊपर क्या है, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, is called stationary point if at x is equal to c function is neither increasing nor decreasing। एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी को जो कि फंक्शन की डोमेन में है आप स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे अगर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन ना इंक्रीज़ करे ना डिक्रीज़ करे। ये इसकी होगी डेफिनेशन। सम टाइम इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी को एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी जो कि डोमेन ऑफ f से बिलोंग करता है उसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं अगर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 हो। अगर एक पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है तो उसके ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। यानी मैथमेटिकली अगर आपने ये चेक करना है कि स्टेशनरी पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो जो पॉइंट आएगा वो उसका स्टेशनरी पॉइंट होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर ये x इज इक्वल टू सी को मैंने x इज इक्वल टू सी को यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट कहा है, अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है तो इस पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगली बात इसमें आप ये लिख दें कि एट स्टेशनरी पॉइंट द टेंजेंट लाइन इज़ ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। किसी भी स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कंसेप्ट ग्राफिकली बताया था कि एक फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है एक ख़ास इंटरवल में। तो मैंने वहाँ पर एक आपको बाइक मोटरसाइकिल की एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की थी, वो यहाँ पर दोबारा देखें। मैंने कहा कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों क्या है, स्टेशनरी पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जाकर आप देखें कर्व अपना रुख बदलती है। कर्व क्या है, अपना रुख चेंज करती है। सही है, टर्न हो रही है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, यहाँ पर ऐसे जाके फिर टर्न हो गई, यहाँ पर ऐसे आके फिर टर्न हो गई, फिर ये। तो इसका मतलब जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, इज़ वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट। सही है, कोई टर्निंग पॉइंट आपका होगा, वहाँ पर कर्व में टर्न आ जाएगा। सही है, अब आप चेक करें इस बात को कि आप फर्ज करें कि यहाँ से अब आप बाइक चलाकर नीचे आ रहे हैं और ये एक पहाड़ समझ लें, पहाड़ी टाइप है। आप यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं और इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है। आप जब जब नीचे आएंगे आपकी हाइट डिक्रीज़ कर रही है या इंक्रीज़ कर रही है? आप कहेंगे ज़ाहिर सी बात है जी डिक्रीज़ कर रही है। तो मतलब इतने हिस्से में आप कर रहे हैं डिक्रीज़, आप डिक्रीज़ कर रहे हैं। जब यहाँ पर आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी बाइक को थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए रोकेंगे आप। ठीक है, अब जब इस पॉइंट पर आके रोकेंगे तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, पहले डिक्रीज़ कर रहा था, अब आके हो गया कांस्टेंट। अब उसके बाद दोबारा आप फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। अब आप बताएं, अब जब आप दोबारा ऊपर जाते जाएंगे और इस पॉइंट पर आप पहुँचेंगे यहाँ पर, तो अब आप बाइक को लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हाइट इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है? अब आप कर रहे हैं इंक्रीज़, अब आप कर रहे हैं इंक्रीज़। तो आप इधर नीचे की तरफ आए, फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा था, आप इस पॉइंट से जो नहीं थोड़ा सा आगे गए, फंक्शन इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ये जो पॉइंट है ये आपका स्टेशनरी पॉइंट है,
इस पॉइंट पर आकर ना तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा ना डिक्रीज़ करेगा, यानी बाइक आपके पास स्टिल कुछ देर के लिए रुक जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ पर ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पर आकर थोड़ा सा आप बाइक को थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। या फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखें तो फिज़िक्स में भी अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स आप जानते हैं, तो आपने प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ा होगा। आप जब एक बॉल को या किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद कुछ देर के लिए वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि वो रुक जाती है। तो जब जहाँ पर जिस जाकर वो पॉइंट पर रुक जाती है वो आपका मैथमेटिक्स में स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और फिज़िक्स में वहाँ पर आप उसको कहते हैं कि वहाँ पर फंक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। इस पॉइंट पर आकर क्या हो गई है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, वेलोसिटी ज़ीरो। और मैथमेटिक्स में वेलोसिटी जो है वो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को कहते हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शन का यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx ये है क्या है, ज़ीरो हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ज़ीरो, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो, ठीक है, डेट इज़ dy बाई dx, सही है। तो स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन ना इंक्रीज़ करता है ना डिक्रीज़ करता है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में जाएँ तो फिज़िक्स में कहते हैं कि एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, एक ख़ास ऊंचाई पर जाने के बाद उसके ऊपर जाना बॉल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो बॉल रुकती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर जाके रुकी है उसे मैथमेटिक्स में स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, और वहाँ पर वेलोसिटी आप कहते हैं ज़ीरो हो जाती है। मैथमेटिक्स कहता है वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो हो जाता है, सही है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सही है। ग्राफ में आपको पता चल गया कि स्टेशनरी पॉइंट एक्चुअली इस तरह के पॉइंट है जहाँ पर कर्व टर्न कर रही होती है, सही है। तो ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर भी x इक्वल टू ज़ीरो है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, सही है। ये डेफिनेशन होगी आपकी। अगली चीज़ है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन की डोमेन में ऐसा पॉइंट होता है जहाँ फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अ पॉइंट x इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता या वो इनफाइनाइट होता है, सही है। तो डेफिनेशन इस तरह है, अ पॉइंट x इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट इफ फंक्शन का इफ f डैश c डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट x इक्वल टू सी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। अब एग्जिस्ट ना करने के दो मीनिंग हैं। एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब ये है कि या तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इन्फिनिटी है उस पॉइंट के ऊपर, या फिर अगर आपका फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है तो उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इन्फिनिटी है या फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, ग्राफिकली a point x equal to c belong to domain of f is graphically a point x is equal to c is called critical point if there does not exist any tangent at x is equal to c or there exist infinite tangents at x is equal to c। ग्राफिकली आप एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे अगर उस पॉइंट x इज इक्वल टू सी के ऊपर या तो कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो या फिर उसके ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है
इसमें ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, हेयर x इज इक्वल टू 0 इज आ क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्रिटिकल है और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो आप कहेंगे जी टेंजेंट तो नज़र आता है, ये x एक्सिस, ये टेंजेंट तो नज़र आ रहा है इसके ऊपर। लेकिन मैंने कहा है आपको कि या तो कोई टेंजेंट नहीं मिलेगा या फिर इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। टेंजेंट होंगे तो इनफाइनाइट होंगे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, या फिर कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट का मतलब है इस ग्राफ को टच करके गुजरने वाली लाइन। तो आप यहाँ पर देखें इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट नहीं है। ये लाइन इसको टच करके गुजर रही है रीजन से, ये भी इसके ऊपर एक टेंजेंट है। ये लाइन इसको गुजर रही है टच करके, ये भी इसके ऊपर टेंजेंट है। आप ये वाली लाइन ले लें, ये भी इसके ऊपर टेंजेंट है। आप ये वाली लाइन ले लें, ये भी इसके ऊपर टेंजेंट है। तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0। तो इस फिगर में आपके पास ये x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये देखें कि ग्राफिकली देखते साथ ही हमें पता भी चल जाता है कि कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है। याद रखें जहाँ पर वी शेप बनेगी, शार्प एज कहते हैं उसे, शार्प एज, वी शेप बनेगी, वो समझ लें पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये जो वी बन रही है, वी किस पॉइंट के ऊपर बन रही है? x इज इक्वल टू 0 के ऊपर बन रही है। ठीक है, तो एट शार्प एज वी शेप, शार्प एज होगा वी शेप। ठीक है, शोज क्रिटिकल पॉइंट, ये हमेशा क्रिटिकल पॉइंट को शो करेगा। बात क्लियर होगी? तो शार्प एज जो होगा, जो वी शेप होगी, वो हमेशा आपके पास क्रिटिकल पॉइंट को शो करेगी। मिसाल के तौर पर मैं एक ग्राफ दोबारा बनाता हूँ। वो ग्राफ कुछ इस तरह का है। मैं कहता हूँ जी कि ये ग्राफ इस तरह चला है, ये आया है, अब यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास शार्प एज आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस शोज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक होगी बात ये? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा बात यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट का, अगर इसको मैथमेटिकली अगर आप देखें तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालें x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर -1 आएगा, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर +1 आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इक्वल नहीं होंगे, लिहाजा ये x इज इक्वल टू 0 जो है इस ग्राफ के लिए क्या है? एक क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरी बात कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जहाँ पर इन्फिनिटी हो, वो भी एग्जांपल देख लें। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू √x। आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 √x है, यहाँ पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f' आएगा 1/2 √x। अब आप चेक करें कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 के ऊपर क्या निकलता है? इन्फिनिटी आता है, 1/0 डैट इज़ इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया, लिहाजा इस फंक्शन का ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये इस फंक्शन का क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू √x। लेकिन अगर आप इसकी तरफ देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, आप यहाँ पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालें, वो आएगा -1/x का स्क्वायर। अब आप कहेंगे जी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव में आंसर पुट किया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये आंसर आ गया इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। तो क्या इस एग्जांपल में आप कह सकते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 0 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन? x इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, हालांकि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव क्या है? 0 है। यहाँ पर भी इन्फिनिटी आया, तो मैंने कहा x इज इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर भी फंक्शन के पहले डेरिवेटिव का आंसर इन्फिनिटी आया, लेकिन यहाँ पर 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये वजह है।
एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये ज़रूरी है कि पहले वो फंक्शन की डोमेन में हो, ठीक है। फंक्शन की डोमेन का मतलब, फंक्शन की डोमेन में हो उसका मतलब ये है कि फंक्शन उसके ऊपर फाइनाइट आंसर रखता हो, सही है। आप चेक करें कि फंक्शन बताते खुद जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं है। आप यहाँ पर 1/0 पुट करें, 1/0 इज़ इन्फिनिटी, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर खुद ही डिफाइंड नहीं है। x इज इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, सही है। तो एक जो पॉइंट पहले ही उसकी डोमेन में शामिल नहीं है तो फिर उसको आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं कह सकते, सही होगी बात ये। यहाँ पर देखें तो f ऑफ ज़ीरो इज़ फाइनाइट। f ऑफ ज़ीरो का आंसर आएगा √0, और √0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये फाइनाइट है। यहाँ पर फंक्शन का आंसर 0 के ऊपर फाइनाइट है, यहाँ पर फंक्शन का आंसर 0 के ऊपर इनफाइनाइट है, सही है। तो यही वजह है कि खाली ये नहीं देखना कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया तो आपने कहा जी वो क्रिटिकल पॉइंट है, नहीं, पहले वो पॉइंट भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए, उसकी डोमेन में शामिल होना चाहिए। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो आई होप कि आपको क्रिटिकल पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं टर्निंग पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बेटा, टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन से पहले ये एक चीज़ आप नोट कर लें, अ स्टेशनरी पॉइंट एंड अ क्रिटिकल पॉइंट हैव सेम मीनिंग इफ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब आप एक डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए आप स्टेशनरी पॉइंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हर पॉइंट के ऊपर, सही है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो फिर क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट इफ़ एट x इज इक्वल टू सी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश सी इज इक्वल टू 0 और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ कि या तो वो इन्फिनिटी होगा या लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं होंगे। यानी कि जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट हैव द सेम मीनिंग, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। फिर उस सूरत में जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर वो स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा, वहाँ पर फिर क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आएगा। अगली डेफिनेशन हमारी है टर्निंग पॉइंट की। तो टर्निंग पॉइंट क्या है, अ स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट इफ इट इज़ आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑन द फंक्शन। स्टेशनरी पॉइंट देखें दो किस्म का हो सकता है, या तो वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा, सही है। तो ऐसा पॉइंट जो या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसे आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जैसा कि लफ्ज़ से जाहिर है टर्निंग है, तो टर्निंग का मतलब वहाँ पर टर्न आएगी। तो आप ये देखें इस ग्राफ में 3 स्टेशनरी पॉइंट थे, 1 2 3, ये 2 मिनिमम पॉइंट हैं, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन ये तीनों के तीनों स्टेशनरी पॉइंट तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, सही है। x इज इक्वल टू 0, दिस इज़ मिनिमम पॉइंट, लिहाजा ये इसका क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, सही है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब टर्निंग पॉइंट की आपको समझ आ गई। अगली चीज़ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी जो कि फंक्शन की डोमेन में है। यहाँ पर एक मैं चीज़ बता दूँ, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो वो इस कंडीशन को कि x इज इक्वल टू सी फंक्शन की डोमेन में शामिल ना भी हो, मतलब उसको शामिल करना ज़रूरी नहीं समझता, ठीक है। तो मैं खैर इसको यहाँ पर x इज इक्वल टू सी को डोमेन ऑफ f में शामिल करके चल रहा हूँ, ठीक है। अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ़ f डैश x डज नॉट चेंज इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर x इज इक्वल टू सी। x इज इक्वल टू सी से पहले और x इज इक्वल टू सी के बाद अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपने साइन चेंज ना करे तो ऐसे पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मतलब जब आपका x c से कम है तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, या समझ लें कि वो लेस देन 0 है। और जब x ग्रेटर देन c है यानी c के बाद, तब भी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ही है या f डैश x लेस देन 0 है, ठीक है। यानी कि दोनों सूरतों में जब x इज इक्वल टू सी से पहले आएँ या x इज इक्वल टू सी के बाद आएँ, फंक्शन
या तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है, अगर वो लेस देन 0 है तो x इक्वल टू सी से पहले या बाद में भी पहला डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता। मतलब आसान से बाद में एक पॉइंट x इक्वल टू सी को आप कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव सी से पहले सी के बाद अपने साइन चेंज नहीं करता, ठीक है। अब ये साइन चेंज ना करने का मतलब क्या है ग्राफिकली, x इक्वल टू सी से पहले अगर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था तो बाद में भी इंक्रीज़ ही कर रहा है, और या अगर फंक्शन x इक्वल टू सी से पहले डिक्रीज़ कर रहा है तो बाद में भी डिक्रीज़ ही कर रहा है, ठीक है। तो c से पहले या c के बाद फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में देखें x इक्वल टू 0 है तो 0 एक स्टेशनरी पॉइंट है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बी वन ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट 3 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो फंक्शन के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट होते हैं, या वो मिनिमम पॉइंट होगा, या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, सही है। लेकिन ये तब है जब मैंने बताया कि ये x इक्वल टू सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f है, सही है। अच्छा, मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। 3 किस्म के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट में लेके चल रहा हूँ, या तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, या वो मिनिमम होगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर ये जो स्टेशनरी पॉइंट है मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, सही है। आप चेक करें कि x इक्वल टू 0 से पहले अगर आप इधर से नीचे की तरफ आएँ तो फंक्शन करता है डिक्रीज़, 0 से गुजर जाएँ आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये फंक्शन करेगा इंक्रीज़। मतलब इधर डिक्रीज़ कर रहा था, बाद में इंक्रीज़ कर रहा है, तो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, सही है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। इधर आ जाएँ, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, कोई भी ले जाएँ। अगर इसकी बात करता हूँ तो इससे पहले फंक्शन करता है इंक्रीज़, और अगर इससे बाद में आए तो नीचे की तरफ आता है डिक्रीज़। तो ये वाला जो स्टेशनरी पॉइंट है ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। इस एग्जांपल में देखें जिसको अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, ये x इक्वल टू 0 है। आप 0 से पहले आप इधर को आएँ तो आपका फंक्शन आपको इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, सही है। आप बाइक वाली एग्जांपल अपने ज़हन में रखें, आप बाइक चला रहे हैं, आप इधर को ऐसे चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, आपकी हाइट बढ़ रही है, इस पॉइंट तक आना आपने, तो हाइट बढ़ रही है तो उसका मतलब आप बढ़ रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो इस हिस्से में फंक्शन क्या कर गया, 0 तक आते आते इंक्रीज़ कर गया। जो नहीं आपने 0 को क्रॉस किया तो अब आपने इधर को जाना ऊपर, तो अभी भी आपकी हाइट क्या है, इंक्रीज़ ही कर रही है। यानी 0 से पहले भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, 0 के बाद भी ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। लिहाजा यहाँ पर x इक्वल टू 0 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो एग्जांपल है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एग्जांपल है। हेयर x इक्वल टू 0 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हो गया ग्राफिकली। अब अगली चीज़, आपको अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ, आपने एक फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। एक फंक्शन आपको दिया उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यही ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, यही फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है। आपने इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, आपने चेक करना है कि x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कैसे चेक करेंगे, मैथमेटिकली क्राइटेरिया क्या है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए? आप सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, दिस इज़ 3x²। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x² इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये जो x इक्वल टू 0 निकला है, ठीक है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है। आप जानते हैं, मैंने बताया कि स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये आपने x इक्वल टू 0 निकाल लिया, ये स्टेशनरी पॉइंट है। अब ये स्टेशनरी पॉइंट या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, सही। ग्राफ से तो नज़र आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन आप फर्ज करें ग्राफ आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने मैथमेटिकली चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे बिफोर x इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे आफ्टर x इक्वल टू 0। बिफोर x इक्वल टू 0 का मतलब है व्हेन x इज़ लेस देन 0, और आफ्टर x इक्वल टू 0 का मतलब है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप 0 से बड़ी कोई वैल्यू मुझे बता दें, कोई भी वैल्यू, लेकिन 0 के करीब करीब होनी चाहिए। आप कहते हैं जी 0 के करीब हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 0.5 सपोज। आपने क्या करना है, 0.5 चूज़ किया, इसके पहले डेरिवेटिव में 0.5 पुट कर दें,
तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आया हुआ है, ठीक है। 0 से पहले आपने एक वैल्यू चूज़ की -0.5, ठीक है। -0.5 नहीं लेनी, चलो आसान ले लेते हैं, -1 कर लेते हैं, ठीक है। 0 से पहले है ना, तो -1 को जब आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x², तो आंसर आ गया 3। ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इधर आ जाए, अब नंबर आपने उठाना है x = 0 से बड़ा, ठीक है। 0 से बड़ा नंबर उठा लिया, वो 1 ले लिया, पॉजिटिव 1, इसको आपने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दिया, आंसर आ गया फिर 3, फिर ग्रेटर देन 0 आया। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, अब भी फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। दोनों सूरतों में फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, चाहे आप 0 से छोटा नंबर लें या 0 से बड़ा नंबर लें, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लिहाजा ये x = 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज़ अ पॉइंट वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज इट्स साइन, ठीक है। पहले हमने ये इस तरह निकाला, स्टेशनरी x = 0, इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके, फिर उसके बाद ये चीज़ निकाल ली, ठीक है। इसको चेक किया तो देखा 0 से छोटा नंबर लिया, यानी बिफोर x = 0, फिर आफ्टर x = 0 लिया। दोनों सूरतों में फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ने अपने साइन चेंज नहीं किए, लिहाजा ये जो 0 है ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगली बात ये याद रखिएगा, नोट, x = c को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव साइन अपने चेंज नहीं करता। तो अगर इसी बात को मैं सेकंड डेरिवेटिव के लेकर तरफ चल जाऊँ तो याद रखें, एक पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है। तो अ पॉइंट x = c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ सेकंड डेरिवेटिव, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव चेंज इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर x = c। अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अपने साइन चेंज करे, ठीक है, तो फिर समझ लें कि फंक्शन जो है वो जो पॉइंट x = c है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दोनों सूरतों से, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप पहले डेरिवेटिव से करेंगे तो पहले डेरिवेटिव में ये है कि फंक्शन आपका फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता। सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे तो उसका मतलब ये है कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसी एग्जांपल को सेकंड डेरिवेटिव से करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकलता कितना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा f'(x = 6x), ठीक है। आप यहाँ पर x < 0 लेके चलें, इस 0, ये 0 स्टेशनरी पॉइंट निकला, इसी को लेके चलना, इसी से बिफोर, इसी से आफ्टर। तो 0 से छोटा नंबर लें कोई भी, -1। -1 को जब आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर बनेगा -6। तो ये क्या आ गया, <0। अब इधर आ जाएं, आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में x 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा यानी 1 ले लेते हैं, आंसर पॉजिटिव 1 पर आंसर आएगा 6। अब ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आपने देखा कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अपने साइन चेंज कर गया, ठीक है। अब ये चेंज कर गया तो लिहाजा ये जो पॉइंट x = 0 है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को चेक करने के मैंने आपको 2 तरीक़ाकार बता दिए। एक वो पॉइंट, एक ये तरीक़ाकार कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता उसके ऊपर। दूसरा तरीक़ाकार, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव से करना चाहते हैं तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। ठीक होगी बात ये। तो ऐसे पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सुन लें, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं। देखें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते वक्त एक चीज़ का आपने मतलब, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, वहाँ से जो x की वैल्यू निकल आई वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। अब जरा देखें, याद रखिएगा, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा।
इफ़ x इज इक्वल टू c इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देन सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक पॉइंट x इज इक्वल टू c पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर आपको पता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, सही है, अगर आपको पता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देन उसका सेकंड डेरिवेटिव में अगर उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 के इक्वल आएगा। एक पॉइंट x इज इक्वल टू c अगर आपको मालूम है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देन सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c विल बी 0। बट इफ डबल डैश c इज इक्वल टू 0 देन इट डजंट मीन x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आया है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो जो x इज इक्वल टू c है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। यानी ये वन साइडेड कंडीशन है, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो पॉइंट x इज इक्वल टू c जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मिसाल के तौर पर देखें, ये मेरे पास एक एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 और ये इसका ग्राफ है, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 का। मैंने क्या किया, इसका पहला डेरिवेटिव निकाला, इसका पहला डेरिवेटिव आ गया 4x क्यूब, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला वो आ गया 12x स्क्वायर। अब आप चेक करें, इसके सेकंड डेरिवेटिव में अगर मैं x का 0 पुट कर दूं तो x का 0 पुट करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव में आ जाएगा f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 का स्क्वायर, ये आंसर बन गया 0। तो f डबल डैश 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव में x का 0 पुट किया तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ये समझता है कि सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 आ गया, सही है, लिहाजा ये x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ये बात गलत है। बट x इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि आपको पहले इसका मतलब पता नहीं कि x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है। आप गलती ये कर रहे हैं, आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव आया है इसका 12x का स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। अब आप अगर ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो ये बात गलत है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन, जो ओरिजिनल डेफिनेशन मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से बताई है, वो क्या थी? अगर x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो डेफिनेशन ये कहती है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अपने साइन चेंज नहीं करेगा, सही है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है मेरे पास f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब। आप चेक करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 0 को कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है। मेरा ये दावा है कि वो नहीं है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव के मुताबिक आपने निकाला तो वो आपको लग रहा है, जो कि आपकी गलती है, कि ये 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो कि नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव की जो टेक्निक आपको मैंने बताई है, आपने x 0 से छोटा नंबर लिया एक मरतबा और एक मरतबा x 0 से बड़ा नंबर लेना है और फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करना है कि इसने अपने साइन चेंज करने हैं या नहीं करने। जब आप x 0 से कम लेते हैं, 0 से कम लेने का मतलब है आपने x ले लिया -1, आप -1 यहाँ पर पुट करके देखें, आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 पुट करके देखें, आंसर बनता है 4 इंटू -1 का क्यूब डैट इज इक्वल टू -4। आंसर आ गया लेस देन 0 यानी नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया लेस देन 0। इधर आ जाए, अब आपने x 0 से बड़ा लेना है, आपने ले लिया x इज इक्वल टू 1, आपने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट कर दिया, आंसर बना 4 इंटू 1 का क्यूब डैट इज इक्वल टू 4। अब आंसर आया ग्रेटर देन 0। तो क्या हुआ, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन ने आंसर लेस देन 0 दिया, जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ने आंसर ग्रेटर देन 0 दिया, यानी फंक्शन के पहले डेरिवेटिव ने f डैश x चेंज इट्स साइन, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव ने अपने साइन चेंज कर दिए। अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता तो इसके ऊपर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अपने साइन चेंज नहीं करता। फिर आप ग्राफिकली देख लें, x इज इक्वल टू 0 के करीब आप इधर से आएँ, ये अगर आप इधर ऐसे आते हैं तो ये हो रहा है डिक्रीज़, आप ये कर रहे हैं डिक्रीज़, इस पॉइंट पर आए हैं, अब डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब इधर से जब आप इधर से गुजरेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो इधर कर रहे हैं आप इंक्रीज़। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में तो मैंने आपको बताया कि अगर ये नंबर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो इससे पहले अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो बाद में भी डिक्रीज़ करेगा फंक्शन, अगर इससे पहले इंक्रीज़ कर रहा है तो बाद में भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, इससे पहले फंक्शन अगर इधर को आते हैं तो ये डिक्रीज़ करता है, अगर इधर को जाते हैं तो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और अगर इस तरफ से कर्व को देख लेते हैं तो तब भी ये अपना साइन चेंज करेगा। मतलब एक बच्चा कहता है जी मैं इधर से नीचे की तरफ आता हूँ तो ये डिक्रीज़ हो गया, अगर इधर ऊपर की फिर उधर को ऊपर को जाएगा फिर इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो दोनों सूरतों में फंक्शन अपने साइन चेंज करता है, डिक्रीज़ से इंक्रीज़ या इंक्रीज़ से डिक्रीज़।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। मिस्टेक ये है कि सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके फिर जो उसके रूट निकलेंगे, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने की गारंटी नहीं देते। सही है। तो आपने जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है कोशिश करें फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालने की। ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा बेटा आपको थोड़ी सी ये चीज़ मज़ीद क्लियर कर दूँ कि इस एग्ज़ाम्पल में f(x = x⁴) में हमने ये जो अगर आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है सेकंड डेरिवेटिव की मदद से, ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका 4x3, सेकंड डेरिवेटिव लिया 12x² बन गया। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर मैं जो आपको पहले बता रहा था वो ये है कि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करके ये जो चीज़ x इक्वल टू 0 आई है, इसको डायरेक्टली आपने ये नहीं कह देना कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया है। ठीक है। तो वी चेक इट फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। अब हम इसे सेकंड डेरिवेटिव की मदद से चेक करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। ठीक है। मैं ये बता रहा था कि स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके डायरेक्टली इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हालांकि ऐसा नहीं करना। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव में से अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से चेक करना है तो फिर दो केसेस यहाँ बना लेंगे, व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 क्यों यहाँ 0 लिखा? क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली है? 0। अच्छा, अब जब x लेस देन 0 है तो x लेस देन 0, अब आप 0 से कम कोई वैल्यू चूज़ कर लें। मिसाल के तौर पर आप चूज़ कर लेते हैं, ये आप रफ वर्क में लिखेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी चूज़ x इक्वल टू -1। ठीक है। अब इस x की वैल्यू -1 जो निकली है इसे सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट करके देखें तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आएगा 12 इंटू -1 का स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू 12। अब ये चीज़ आपके पास आ गई ग्रेटर देन 0, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन 0। अब इसी तरह यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर भी आप x की एक वैल्यू चूज़ करेंगे जो कि x जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं x की वैल्यू +1 चूज़ कर लेता हूँ। इसे भी मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो इसका आंसर भी आ गया 12, वो फिर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो अब आप ये देखें, अगर हम इसे सेकंड डेरिवेटिव की मदद से कर रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव के मुताबिक मैंने आपको बताया कि अगर ये पॉइंट x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता तो फिर सेकंड डेरिवेटिव को अपने साइन चेंज करने चाहिए थे। ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर साइन चेंज नहीं करता। फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज इट्स साइन एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड डेरिवेटिव जो है हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर अपना साइन चेंज कर जाता है। तो आप देखें, जब आपने x लेस देन 0 रखा तो सेकंड डेरिवेटिव तब भी 12 है, यानी ग्रेटर देन 0। जब आप x ग्रेटर देन 0 चूज़ करते हैं तब भी आंसर 12 ही है। यानी दोनों सूरतों में आपका सेकंड डेरिवेटिव अपने साइन चेंज नहीं कर रहा, लिहाजा ये जो पॉइंट x इक्वल टू 0 है इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कह सकते। ठीक है। तो सिर्फ ये इसमें बताना ये है कि आपने मिस्टेक ये नहीं करनी कि सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है बस उसे डायरेक्टली आप कह दें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आगे ये दो स्टेप आपने करने हैं, x लेस देन 0 वाला केस भी लिया, x ग्रेटर देन 0 वाला भी लिया। ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो साइन चेंज करना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन चेंज नहीं करता। सही है। तो यहाँ पर जो कि सेकंड डेरिवेटिव आपने लिया तो उसको सेकंड डेरिवेटिव को अपने साइन चेंज करने चाहिए थे अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता, लेकिन उसे नहीं साइन चेंज किए, लिहाजा हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बहुत कुछ है। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताया। ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव से मैंने बताया कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपने साइन चेंज नहीं करता। सेकंड डेरिवेटिव से बताया कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अपने साइन चेंज करता है। सही है। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव भी होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को चेक करने का, लेकिन वो आपके स्कोप में शामिल नहीं है। ठीक है। आपकी मतलब लेवल से ऊपर वाली चीज़ है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। सही है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको समझ आ गई होगी चीज़ों की। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा ये मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। दूसरा ये कि अगर आप किसी किस्म की इंटर मैथमेटिक्स से रिलेटेड या BS मैथमेटिक्स से या O&A लेवल मैथमेटिक्स या एंटी-टेस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या फिज़िकल क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 जो कि आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही जो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।